कंझावला केस में इंसाफ का आगाज, पुलिस वालों पर गिरी गाज। नमस्कार, भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत देश को झकझोर देने वाले कंझावला कांड से करेंगे। सबसे पहले कंझावला कांड को देश के सामने लाने वाले आपके अपने और भरोसेमंद एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है। दिल्ली के कंझावला कांड में 11 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस बिना जांच के इसे हादसा बताकर रफा दफा करने में लगी थी, लेकिन एबीपी न्यूज ने लापरवाही को उजागर किया तो पुलिस वाले नाप दिए गए। दूसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान पर आरजेडी के भीतर ही विवाद खड़ा हो गया है। जगदानंद सिंह ने समर्थन किया है, जबकि शिवानंद तिवारी ने विरोध जताया है। तो चलिए सबसे पहले कंझावला केस के कातिलों की पूरी कुंडली खुल गई है, वो रिपोर्ट आप देखिए। 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, 4 हेड कांस्टेबल सस्पेंड, 1 कांस्टेबल सस्पेंड। कुल 11 पुलिस वाले कंझावला कांड में सस्पेंड किए गए हैं और यह आपके चैनल एबीपी न्यूज की मुहिम का असर है। अंजलि की मौत को लेकर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर पहले दिन से सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन 13 दिन बाद पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। रोहिणी जिले के जिन 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, उनमें से 6 पीसीआर की ड्यूटी पर और 5 पुलिस पिकेट पर तैनात थे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात सुल्तानपुरी थाना इलाके में अंजलि को इस बलेनो कार से 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था। चश्मदीदों ने पुलिस को इसकी जानकारी उसी वक्त दे दी थी, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरती। अगर पुलिस समय से एक्शन ले लेती तो हो सकता था कि अंजलि की जान बच जाती। होंगे ही वो तो सस्पेंड। अगर उन्होंने ढंग से उस दिन कार्रवाई की होती तो अंजलि हमारे बीच होती, उसको रोडों पे उस दिन इस तरीके से घसीटा ना जाता। अगर उन लोगों ने, पुलिस वालों ने उस दिन अच्छी तरीके से रोड के ऊपर अपनी ढंग से ड्यूटी निभाई होती। गृह मंत्रालय को जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें उस दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को लापरवाही का जिम्मेदार माना है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। पुलिस तो कंझावला केस को सड़क हादसा बताकर पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन एबीपी न्यूज ने केस की परतें खोलनी शुरू की तो पुलिस की थ्योरी औंधे मुंह गिरती चली गई। नए साल के पहले दिन आज एक दिल दहलाने वाली खबर जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। ये खबर इतनी गंभीर, इतनी बड़ी कि मैं नए साल की बधाई भी आपको नहीं दे पा रही हूँ। ऐसी खबर है ये जो नए साल के जश्न को दागदार कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली का कंझावला, यहाँ एक लड़की की लाश मिली है। लड़की के जिस्म पर कपड़े नहीं हैं। 1 जनवरी को शाम 5 बजे का वक्त था जब एबीपी न्यूज पर देश के सामने सबसे पहले ये खबर आई थी। अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए एबीपी न्यूज ने उस दिन जो मुहिम शुरू की, वो मुहिम लगातार जारी है। इसी मुहिम का असर था कि गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। अब दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें माना है कि मामला हादसे भर का नहीं है। माना जा रहा है कि हत्या का केस दर्ज होगा। फोरेंसिक टीम ने भी जाँच पूरी कर ली है। उधर अंजलि के परिवार से मिलकर आज विधायक ऋतुराज ने दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का चेक सौंपा है। चेक है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 2 चेक है। 9 लाख रुपए का एक है और एक 10 लाख का है। कितने पैसों को लेकर की बात हुई थी? कितने सहायता राशि उन्होंने देने का वादा? 10 लाख का। और कुछ वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से? एक नौकरी का वादा करा गया था कि मेरे भाई को नौकरी मिलेगी और मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला जाएगा पढ़ाई के लिए, और मेरी दवा गोली। आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बताकर विवादों में घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को लेकर आरजेडी में ही मतभेद खड़ा हो गया है। पटना के पार्टी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी बैठे हुए हैं। इन दोनों के साथ ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी हैं। जगदानंद सिंह यहां चंद्रशेखर के बयान के पक्ष में खड़े हो गए और पूरे विवाद को यहां से मंडल बनाम कमंडल की दिशा देने की कोशिश शुरू हो गई। आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। जबकि जगदानंद सिंह के बगल में बैठे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने इस पर ऐतराज जताया। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है
कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा प्रोफेसर कहने की कोई चंद्रशेखर बात ने नहीं कहा है। कि शिवानंद तिवारी ने इस मामले को लेकर मीटिंग बुलाने तक की मांग कर दी है। सवाल ये कि क्या रामचरितमानस पर बयान आरजेडी के नेता ने सोच समझ कर दिया है और क्या बिहार में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू करने की तैयारी है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ चारों तरफ माहौल गर्म हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या कैबिनेट से आउट होने वाले आरजेडी कोटे के तीसरे मंत्री होंगे चंद्रशेखर। पहले कार्तिकेय कुमार, फिर सुधाकर सिंह और अब चंद्रशेखर। बिहार के ये वो 3 चेहरे हैं जिसमें से 2 की कुर्सी विवादों की वजह से जा चुकी है और तीसरे के खिलाफ माहौल बन रहा है। सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है। क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? बिहार के अंदर एक ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री है जो धार्मिक दुर्भावना पैदा कर रहा है, लोगों में विद्वेष की भावना पैदा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को तो एक क्षण भी शिक्षा मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है और इसलिए लालू प्रसाद यादव जो अपने आप को कृष्ण का भक्त मानते हैं और नीतीश कुमार, इन दोनों का ये दायित्व बनता है कि वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। बुधवार को उन्होंने एक कार्यक्रम में रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। इस बयान को लेकर चंद्रशेखर के खिलाफ माहौल गरमाया हुआ है। अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपने सहयोगी मंत्री को आईना दिखाया है। आपके राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, क्या वो ये अनजान है, अज्ञानी है या फिर जानबूझ के? यही सवाल मैं कर रहा हूँ कि क्या वो जानबूझकर कर रहे हैं ताकि एक तरह से अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति और तमाम चीजें जो होती है उसका फायदा ले सके? देखिए, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति से मतलब नहीं है, मतलब क्या अज्ञानी है वो? नहीं, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, इस पर भी मेरा बहस नहीं है। मेरा बहस है कि जो बात उन्होंने कहा है वो बात फैक्ट नहीं, रियलिटी नहीं। हमारा और सिर्फ ये कहना है कि जो रामचरितमानस के बारे में उन्होंने बयान दिया है वो बयान उचित नहीं है। हमको लगता है कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है। अगस्त महीने में बीजेपी से रिश्ता तोड़कर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ गए थे। बीते 5 महीनों में आरजेडी के ही 2 मंत्रियों की कुर्सी जा चुकी है। अब जिस तरह से जेडीयू के नेताओं ने मोर्चा खोला है, उसके बाद देखना ये है कि चंद्रशेखर की कुर्सी कब तक बची रहती है। भारत की बात में अब बात करेंगे जोशीमठ की। उत्तराखंड का जोशीमठ समस्याओं के जाल में जकड़ता चला जा रहा है। बारिश और बर्फबारी के बाद अब भूकंप की दस्तक ने हड़कंप मचा दिया है। बारिश, बर्फबारी और भूकंप। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में कुदरत का ट्रिपल अटैक हो रहा है। गुरुवार को जोशीमठ के आसपास हल्की बारिश हुई तो वहीं बर्फबारी भी इस इलाके में शुरू हो चुकी है। लेकिन कल रात कुदरत का तीसरा अटैक हुआ और 2:12 पर जोशीमठ की धरती हिलने लगी। बताया जा रहा है कि भूकंप का ये झटका ज्यादा ताकतवर तो नहीं था, लेकिन लोग अनहोनी की आशंका से सहम गए। इस बीच इसरो ने जो चेतावनी दी है वो और ज्यादा डराने वाली है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में जो पीला घेरा है वो जोशीमठ का सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। इसरो के मुताबिक जोशीमठ का इलाका लगातार धंस रहा है। इन तस्वीरों के जरिए इसरो ने बताया है कि जोशीमठ शहर, सेना का हेलीपैड, नरसिंह मंदिर धंसते जा रहे हैं। इन तस्वीरों के मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर तक धंस चुकी है। पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक जो डेटा स्टडी किया गया है उसके मुताबिक इस दौरान जोशीमठ 9 सेंटीमीटर तक धंसा था। दिसंबर के अंत में इसमें तेजी आई है। इसरो की रिसर्च के मुताबिक जोशीमठ के साथ ही आसपास के इलाकों में भी भूगर्भीय बदलाव दिख रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के बड़े समाजवादी नेता रहे शरद यादव का कल रात निधन हो गया। कल मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। समाजवाद के पुरोधा शरद यादव इस दुनिया से चले गए हैं। गुरुवार की रात को जैसे ही उनके निधन की खबर अस्पताल की 4 दीवारी से बाहर निकली, शोक की लहर फैल गई। दलों की दीवार तोड़कर हर पार्टी के नेता श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी,
समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव समेत तमाम दलों के राजनीतिक दिग्गज अपनी श्रद्धांजलि देने छतरपुर उनके घर पहुंचे थे। शरद यादव की राजनीतिक शख्सियत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। श्री शरद यादव जी का निधन इस देश के लिए, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए, देश की संसद के लिए और समाजवादी आंदोलन के लिए अपूर्णीय क्षति है। शरद यादव जी नहीं रहे, मगर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी जी, कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। राजनीति में रिस्पेक्ट खोना बहुत आसान होता है और शरद यादव जी ने कभी नहीं की, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। शरद यादव 75 साल के हो चुके थे। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर भी अपनी सोच से समाज को सींचने के काम में लगे हुए थे। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले शरद यादव ने अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बिहार को बनाया था। वो 4 बार मधेपुरा से लोकसभा के सांसद रहे। उन्होंने पहला चुनाव जबलपुर से जीता था। बदायूं से भी वो लोकसभा के सांसद रहे। जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के वो लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे। वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तब शरद यादव उनकी सरकार में मंत्री रहे। शरद यादव कई सालों तक एनडीए के संयोजक भी रहे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने में इनका अहम रोल रहा था। कल मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना के बीच जंग छिड़ी हुई है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एलजी से मिलने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि दिल्ली के काम में एलजी का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के काम नहीं हो पा रहे हैं, पार्टी पर 164 करोड़ की रिकवरी का नोटिस भेजना भी गलत है। केजरीवाल के आरोपों को एलजी ने बेबुनियाद बताया है। एलजी दफ्तर के सूत्रों का कहना है कि बैठक के बाद केजरीवाल ने एलजी के बयान को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। एमसीडी चुनाव के 3 महीने पहले सब कुछ रोक दिया गया ताकि एमसीडी चुनाव के अंदर हमें नुकसान हो। मैंने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं मैंने तो नहीं किया। मैं कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में बोल रहे हैं कि हमें एलजी ऑफिस से आदेश दिया गया है कि सारी पेमेंट्स रोक। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि राजनीति अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है जो देश के और लोगों के विकास में घातक हो। और मैं फिर से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार अपने साथ रख लें जो कि उनको एडवाइस करे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो सलाह नहीं होती है। आज सुबह सुबह देश के नामी अखबार में छपी एक खबर ने हिंदुस्तान को चौंका दिया। खबर के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत में बर्फीली शीतलहर शनिवार से यानी कल से दस्तक देने वाली है और ये शीतलहर इतनी प्रचंड होगी कि पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन आगे लिखा था कि मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से लेकर -4 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। मैदान में -4 की बात सुनकर लोग खौफ में हैं और फिर तो लाइन से देश के तमाम बड़े अखबारों की वेबसाइट पर यही खबर छपी। आज भारत की बात में हम इसी बात की पड़ताल करने जा रहे हैं कि क्या वाकई उत्तर भारत में -4 डिग्री तापमान हो जाएगा और अगर हां तो फिर क्या होगा। ठंड ज्यादा है साहब, इस साल ज्यादा है। और पूरी रात तो यहीं सोता हूँ, ठंड में क्या करूँगा। ठंड बहुत तेज है, यहाँ पे तो और तेज है। जब 4 डिग्री में कांप रहा है उत्तर भारत, तो -4 डिग्री टेम्परेचर का टॉर्चर कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। क्या शनिवार से दस्तक देने वाली शीतलहर तापमान को रिकॉर्ड स्तर तक नीचे ले जाएगी?
जो कभी नहीं हुआ वो इस बार होने वाला है। -4 डिग्री तापमान का खौफ क्या सच होने वाला है? क्या पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी उत्तर पश्चिम भारत में ठंड के तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाली है? ये तमाम सवाल देश के नामी अखबारों में छपी खबर के बाद उठ रहे हैं। इन अखबारों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सब में बात एक ही छपी है। मिसाल के तौर पर -4 डिग्री देखा है कभी? उत्तर भारत के लिए पूर्वानुमान, भीषण ठंड का पीक आना बाकी। दूसरे अखबार ने लिखा उत्तर भारत में -4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। तीसरी हेडलाइन देखिए, वेदर अपडेट, -4 डिग्री तक जाएगा तापमान, ठंड आनी अभी बाकी है। चौथी हेडलाइन, 14 से 19 जनवरी तक कड़ाके की ठंड, शीतलहर से कांपेगा उत्तर भारत, -4 डिग्री तक जा सकता है तापमान। पांचवी हेडलाइन, जम जाएगा खून, अकड़ जाएंगी हड्डियां, उत्तर भारत में -4 डिग्री तक गिरेगा पारा। तमाम अखबारों की ये सुर्खियां खौफ पैदा करने वाली थी। उत्तर भारत में किसी के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा था कि अगर तापमान माइनस की तरफ गया तो कैसा मंजर होगा। -4 का मतलब क्या हो सकता है, इस बात को कश्मीर से आई ताजा तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जिस ऐतिहासिक शीतलहर की आशंका जताई जा रही है, क्या ये तस्वीरें उन्हीं आशंकाओं की आहट है? आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें श्रीनगर की हैं। लंबे इंतजार के बाद श्रीनगर की सड़कों पर आसमान से बर्फ ने दस्तक दी है, और ऐसी जोरदार दस्तक दी है कि श्रीनगर के आसमान से बर्फ की बेतहाशा बारिश हो रही है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में भी आज सुबह से शुरू हुई बर्फबारी अभी भी हो रही है और तकरीबन 4 से 5 इंच के बीच की बर्फ श्रीनगर में रिकॉर्ड की गई है। श्रीनगर की जो सड़कें आज सुबह तड़के बिल्कुल काली नजर आ रही थी, उन पे अब बर्फ की एक मोटी सी परत जम गई है, जिसके चलते सड़कों पर काफी ज्यादा फिसलन हो गई है। फिसलन के कारण आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। बर्फ का असर तापमान में भी देखा गया। शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे श्रीनगर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सुबह तक 4 डिग्री था। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर का तापमान शुक्रवार रात -2, शनिवार को -4 और रविवार को -6 पार कर जाएगा। क्या पहाड़ों का ये शीत प्रकोप मैदानों में भी -4 डिग्री की दस्तक देने वाला है? श्रीनगर में भले ही बर्फबारी ने देर कर दी हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में पिछले 48 घंटों से आसमान से सफेद आफत बरस रही है। बर्फ के इस तूफानी अटैक की गवाही तस्वीरों के जरिए देखिए। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित बनिहाल की है। बर्फ के सफेद तूफान ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। आसमान से बर्फबारी एक पल के लिए भी थमने को तैयार नहीं है। सड़कों पर बर्फ ने ब्रेक लगा दिया है। कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। हाईवे ठप है। जेसीबी की मदद से बर्फ को हटाने की कशमकश जारी है। पहाड़ी इलाकों में हुई भीषण बर्फबारी के चलते एवलांच का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में एवलांच अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें मध्यम से हाई रिस्क का भी अलर्ट है। जबकि आज दिन भर हुई बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर का
समूचे उत्तर भारत या समूचे देश से जो है संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। कश्मीर से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को आज रद्द कर दिया गया, जिससे कारण जो हवाई संपर्क है पूरी तरीके से टूट गया है। करगिल में भी हालात कमोबेश कुछ ऐसे ही हैं। घर और गाड़ियां बर्फ की चादर में लिपटी हुई हैं। सड़क को बर्फ कैद कर चुकी है और जो रेस्तरां पर्यटकों से गुलजार रहते थे, वहां भी बर्फीला अटैक हो चुका है। पहाड़ों पर जगह बदल जाएगी, लेकिन बर्फ से हालात सब जगह एक जैसे हैं। ये कश्मीर के कुलगाम की तस्वीर है। आसमान से झमाझम बर्फ बरस रही है। सफेद सड़क पर गाड़ियां कम, जेसीबी ज्यादा नजर आ रही है। जो गाड़ियां सड़क पर हैं, वो भी बर्फ के आगे सरेंडर कर चुकी हैं। लोग धक्का मारकर गाड़ियों को ठिकानों तक पहुंचा रहे हैं। अब कश्मीर के गांदरबल का नजारा देखिए। सड़क और पहाड़ बर्फ से पटे हुए हैं। सफेद सड़कों पर पसरा सन्नाटा और सुनसान घर डरा रहे हैं, मानो जो जहां है वहीं थम गया हो। कश्मीर की तरह ही जम्मू में भी बर्फ ने स्ट्राइक की है। मां वैष्णो देवी के दरबार में आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है। मंदिर परिसर से लेकर रास्तों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जम्मू कश्मीर की तरह हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ बरस रही है। शिमला से लेकर मनाली तक बर्फ से ढक चुका है। अब सवाल यह है कि क्या पहाड़ों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी पहली बार मैदानी इलाकों में भी पारा -4 डिग्री तक ले जाने वाली है? ये सवाल इस वजह से और ज्यादा डराता है क्योंकि अभी जब पारा माइनस में गया भी नहीं है, उससे पहले ही हालात बिगड़ने लगे हैं। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार के मुताबिक प्रदूषण और भीषण ठंड की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले बढ़े हैं। हमारे पास इमरजेंसी में एक्यूट एमआई यानी कि हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, स्ट्रोक के साथ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्दी के टाइम में। जब टेम्परेचर 5 डिग्री से कम होता है तो बीपी बढ़ जाता है। सो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं। 8 जनवरी को दिल्ली का पारा 1.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये पिछले 15 सालों में जनवरी महीने का दूसरा सबसे कम तापमान था। शीतलहर मानी जाती है जब तापमान 4 डिग्री या उससे कम हो जाता है। जैसे ना कुछ ओढ़ने का ना कुछ खाने का, जो आधा भी है तो अपना वो लेके चले भी जाते हैं। ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन्हें तो हमें तो चलो चल जाएगा, बुजुर्ग लोगों का क्या होगा? ये लक्कड़ वक्कड़ जंगल से तोड़ लेते, वही जलाते रहते। जरा कल्पना कीजिए कि जब 2 डिग्री तापमान पर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ चुके हैं और अभी ठंड बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। ऐसे में जब तापमान -4 डिग्री होगा तो लोग उसे कैसे झेल पाएंगे? सवाल कई थे जिनके जवाब जानने बेहद जरूरी थे। शुरुआत अखबार में छपी खबर से ही करते हैं कि आखिर उसमें विस्तार से क्या लिखा है। अखबार में छपा था, मौसम विशेषज्ञ के अनुसार दिल्ली में शनिवार के बाद एक बार फिर से बर्फीली शीतलहर लौटने वाली है। मौसम एक्सपर्ट नवदीप दहिया के मुताबिक अगली शीतलहर का दौर सही मायने में खतरनाक रहने वाला है। 14 से 17 जनवरी के बीच भीषण ठंड पड़ेगी। नवदीप के मुताबिक उन्होंने अपने करियर में पारा इतना गिरते हुए नहीं देखा। ये मैदानी इलाकों में -4 से 2 डिग्री के बीच रह सकता है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में -4 डिग्री सेल्सियस तापमान का दावा मौसम एक्सपर्ट नवदीप दहिया के हवाले से किया गया था। हमारे पास सवालों की लिस्ट मौजूद थी तो हमने नवदीप दहिया तक पहुंचने का फैसला किया। इंटरनेट पर पड़ताल में हमें पता चला कि नवदीप दहिया लाइव वेदर ऑफ इंडिया नाम के वेदर पोर्टल के संस्थापक हैं। इसके बाद हमें नवदीप दहिया का वो ट्वीट मिला जो हर अखबार की सुर्खियों में शामिल किया गया था।
इस पूरे ट्वीट में वो ही बातें लिखी थी जो हमने आपको ऊपर बताई कि वो अपने करियर में पहली बार पारे को इतना गिरता हुआ देखने जा रहे हैं। -4 डिग्री की बात भी थी, लेकिन कहीं भी जगह का नाम नहीं लिखा हुआ था। लेकिन हमें तो सच जानना था। नवदीप दहिया से संपर्क करने के लिए सबसे पहले हमने उनका मोबाइल नंबर खंगालना शुरू किया। इस पड़ताल में हमें उनका एक YouTube पेज मिला जिसमें 11 से 13 जनवरी तक मौसम की जानकारी देने वाला वीडियो मौजूद था। राम राम जी, लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 11 जनवरी को वर्तमान मौसम की चर्चा करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत के हिस्सों में शुरू हो चुका है। इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन से राज्यों में ज्यादा प्रभाव होगा और कहाँ पर जो है इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन 14 जनवरी को शीतलहर वाली बात यहाँ मौजूद नहीं थी। संवाददाता निधिश्री झा को कड़ी मशक्कत के बाद उनका नंबर मिला। आगे क्या हुआ आप देखिए। सबसे बड़ा चौंकाने वाला सवाल यह है कि क्या जनवरी 2023 इस सदी का सबसे सर्द महीना होगा। ये दावा किया गया है लाइव वेदर ऑफ इंडिया के संस्थापक नवदीप दहिया की तरफ से और इस दावे ने सनसनी मचा दी है। मैदानी इलाकों में 2 डिग्री टेम्परेचर से लेकर लुढ़ककर -4 डिग्री तक जा सकता है, ऐसा कुछ दावा उन्होंने किया है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल एबीपी न्यूज़ करेगा। दावे की पड़ताल हम करेंगे और नवदीप दहिया से संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे। और एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नवदीप दहिया को फोन कर सकूं। इसके बाद संवाददाता निधिश्री झा ने नवदीप दहिया से फोन पर बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। मेरा सवाल ये है कि आपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि -4 डिग्री तापमान होगा, तो ये किन किन राज्यों में हो सकता है? जी, ये उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं, एरिड एरिया है, वहाँ पे इसकी संभावनाएं हैं। राजस्थान के उत्तरी इलाके में? हाँ जी, उत्तर पश्चिमी जो पड़ते हैं, शिकर, क्यूरू, श्रीगंगानगर, फतेहपुर शिकार कई, इन इलाकों में -2 से -4 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान जा सकता है। हरियाणा के पश्चिमी भागों में जो है न्यूनतम तापमान के आसार। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है और एबीपी न्यूज़ ने नवदीप दहिया से बातचीत की। रिपोर्ट्स जो अलग अलग जगह पर वायरल हो रहे हैं, दिल्ली में -4 डिग्री तापमान होने के, उस पर नवदीप दहिया ने खास एबीपी न्यूज़ से बातचीत में ये साफ किया है कि -4 डिग्री तापमान राजस्थान के चूरू इलाके में देखने को मिल सकता है, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के आउटर स्कर्ट्स में यानी आउटर दिल्ली में 0 डिग्री यानी 0 तापमान इस बार 16 से 18 जनवरी के बीच में हो सकता है। यानी जो दावा किया जा रहा था कि पूरे मैदानी इलाके में -4 डिग्री तापमान होगा, इस खबर को उन्होंने एक सिरे से नकार दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।